तो यही बदला है साहित्य में। कविताओं में जिस तरह की, जैसे मैं एक और चीज जानना चाह रहा था कि जैसे कविताओं में जो अभी जो मंच की कविता कुछ अलग होती है और वास्तव में जो किताबों में जो लिखा जा रहा है, वो कविता में क्या आप अंतर पाते हैं उन कविताओं में? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आपका। बहुत ही मेरे हृदय में ये चुभता रहता है कांटे की तरह। आपने जो कहा कि वर्तमान समय में जो हमारी नई पीढ़ी है, वो जिस तरीके से और कविताओं को पाता है, जो हमारे तकनीक के माध्यम से जो चीज़ परोसी जा रही है, चाहे वो टेलीविज़न हो, वो मोबाइल फ़ोन हो या जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें जो कविताएँ सुनाई जाती हैं, मुझे दुःख होता है इस बात को कहते हुए कि वो कविताएँ नहीं हैं। वो मात्र चुटकुला है और उन चुटकुलों के माध्यम से लोग सस्ती लोकप्रियता और लोगों को हँसाने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन साहित्य उस चीज़ को साहित्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता कभी। और ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से जो मानक साहित्य है, वो उसकी उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है और साहित्य लिखने वाले हम आप जैसे जो लोग हैं, वो कहीं आम जनमानस में ये बोलने से कतराना पड़ता है कि मैं साहित्य लिखता हूँ, क्योंकि फिर वो मेरी छवि उसी रूप में मैच समझेंगे, करते हैं वो लोग बिना मिल। उसी तरीके से समझते हैं। जबकि साहित्य तो एक अनुपम विधा है, जिसमें अनंत काल से कालांतर से लिखा जा रहा है। मैं अगर बात महर्षि वाल्मीकि की करूँ या मैं बात करूँ गोस्वामी तुलसीदास की या कबीर की बात हो, रसखान की बात हो, सूरदास की बात हो, रैदास की बात हो, मीराबाई की बात हो, तो कविता और कवि कालिदास की बात हो, हमारे हमारे हमारी एक बड़ी समृद्ध परंपरा है साहित्य की। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आज जो चीजें परोसी जा रही हैं वो कहीं से साहित्य या साहित्य कविता नहीं है, वो फूहड़पन है। वो बस एक मंच से पढ़े गई कुछ कुछ चुटकुले हैं जो लोगों को विनोदात्मक रूप से लोग सुनते हैं और हंसते हैं। लेकिन उसको समग्र साहित्य मानना बहुत बड़ी भूल होगी। तो आज की जो नई पीढ़ी है, उसके समक्ष भी वो साहित्य पहुंचे, जिन साहित्य को हम वास्तविक में साहित्य कह सकते हैं, जो समाज को बदलने की क्षमता रखता है, जो समाज का आईना है। जी। साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो जो उस दर्पण को हमें बिल्कुल उसी तरीके से प्रस्तुत करने की ज़रूरत है और ये दायित्व भी हम साहित्यकारों का है कि हम कैसे अपनी कविता को, अपनी कहानियों को, अपनी रचनाओं को जनमानस तक लेकर जाएँ। कैसे जनमानस पढ़कर अपने जीवन पहले क्या प्रेमचंद्र की कहानियों को आप देखेंगे, जी। तो समाज की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता था उसमें। बिल्कुल, समाज कहानी समाज छुपा होता था। समाज समाज सीखता था, क्योंकि वो उनकी जो कहानियाँ हैं, वो सामाजिक दर्शन है। उसमें वो ये सिर्फ सब कहानियाँ नहीं हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो पूरा का पूरा सामाजिक दर्शन है जिससे समाज अपनी समस्याओं का समाधान ढूँढता था वहाँ से। लेकिन आज का साहित्य बिल्कुल इतर है, जो चीज़ें सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे बच्चों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। मुझे इस बात को कहते हुए दुःख हो रहा है कि मैं उसे साहित्य नहीं मानता और ये मेरी व्यक्तिगत राय है। हो सकता है मेरी राय अन्य लोगों की राय से इतर हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है। मैं बहुत छोटा साहित्यकार हूँ, मैं अपने आप को बहुत बड़ा साहित्यकार नहीं मानता। लेकिन मैं ये पूरे दायित्व के साथ और पूरे जो है मनोयोग से कह सकता हूँ कि वो साहित्य नहीं। जी, प्रवीण जी, मैं 1-2 और सवाल आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि अ, आपने बताया तो कविताओं के बारे में और बहुत सारे लेखक कवि के बारे में बताया, चर्चा की। तो मेरा ये कहना था कि अ, जो कविताएँ जो है, ये जो बोलते हैं कि मुज़फ़्फ़रपुर अपने आप में एक साहित्य की बहुत अ क्या कहें, समृद्ध धरती रही है। जी, जी। विरासत यहाँ से सब कुछ फला-फूला है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरे मुज़फ़्फ़रपुर में जो अभी जो स्थिति है साहित्य की, वो पहले वाली और अभी में क्या आप अंतर पाते हैं? कैसा आपको महसूस होता है? कहीं न कहीं क्षय हुआ है उसका? या मैं आशावादी हूँ, तो मैं आपके सवाल का उत्तर बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुज़फ़्फ़रपुर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी अगर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। एक समृद्ध परंपरा मुज़फ़्फ़रपुर में रहा है और मुज़फ़्फ़रपुर की धरती साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही उर्वर है। मुज़फ़्फ़रपुर बिहार में तो है ही जो है सो। कई-कई बड़े-बड़े रचनाकार, बड़े-बड़े साहित्यकार मुज़फ़्फ़रपुर आते रहे हैं और मुज़फ़्फ़रपुर में उनकी महफ़िलें सजती रही हैं। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री निराला निकेतन से आप परिचित हैं। पृथ्वीराज कपूर,
रविन्द्रनाथ ठाकुर साहब। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, ऐसे न जाने कितने रचनाकार मुजफ्फरपुर आए। मैं यहाँ तक कहूँ कि वेद व्यास की ये जो देवदास उपन्यास है उसकी रचना शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने साहू पोखर पर बैठ के लिखा। चंद्रकांता के रचयिता अ, देवकी नंदन खत्री का संबंध हमारे मुजफ्फरपुर से है। खरी बोली हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार अयोध्या प्रसाद खत्री हमारे मुजफ्फरपुर से रहे। नवगीत के प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह हमारे मुजफ्फरपुर से रहे। आज भी लिखने वाले लोगों की कमी नहीं है, बहुत अच्छी लेखनी हो रही है। महेंद्र मधुकर से लेकर डॉक्टर शिवदास पांडे, वर्तमान पीढ़ी में बात करें तो डॉक्टर संजय पंकज है, कई सारी कवयित्रियां हैं जो अच्छा लिख रही हैं, और साहित्य लेखन का काम मुजफ्फरपुर में अनवरत चल रहा है। अब ये कुछ चीजें हैं, उसे मैं सार्वजनिक मंच से कहना उचित नहीं समझता, क्योंकि सब लोगों की अपनी लेखनी है, अपनी शैली है, और अपना उनका जो है वो हो सकता है अलग अलग विचारधाराओं से संबंध रखते हैं, लेकिन साहित्य में कोई क्षय नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर में लिखने का काम आज की पीढ़ी भी उतनी ही जोशो खरोश से कर रही है। बिल्कुल भी। तो मैं आशावादी हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा साहित्य फलता फूलता रहेगा और मुजफ्फरपुर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर हम और आप जैसे लोग जरूर लेके जाएंगे आगे। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने प्रवीण जी, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात को सुनकर जैसे आपने बताया। मैं यहाँ एक और चीज जोड़ना चाह रहा था कि साहित्यिक चोरी जो आजकल मैं कभी देखता हूँ कि सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर गलती से आपने कुछ डाल दिया है, किसी ने उसको उठा के कट कॉपी पेस्ट करने की जो परंपरा आ गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो मानव की प्रकृति है। कुछ लोग होते हैं जो खुद नहीं लिख सकते हैं और उनको लोकप्रियता चाहिए, तो वो ऐसा करते हैं, लेकिन वो अपने मन से पूछे तो मन धिक्कारेगा उनको कि वो उनकी मूल लेखनी नहीं है, और किसी की लेखनी को चुराकर लिख लेना ये साहित्य धर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि साहित्य लेखन एक अनूठी विद्या है, एक अनूठा कार्य है, क्योंकि हम सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लिखते। हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम समाज को दिशा दे सकते हैं, हम समाज को बदल सकते हैं। ये क्षमता अगर है तो वो हम में है। तो हमें एक साहित्यकार कोई ऐसा नहीं कर सकता है, वो बहुत निम्न स्तर के लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे, और वो हर हर समय में हुआ होगा। ये आज की हर कालखंड में कालखंड में ऐसे हो रहे होंगे, लेकिन वो बहुत किसी चोरी की हुई चीजों को लेकर कितना आगे दिन चलेंगे, नहीं चल सकता है। जी बहुत अच्छी बात। एक और चीज जोड़ना चाह रहा था मैं कि जो कविताएं जिस तरह का जो रूप हम लोग देख रहे हैं, तो आपको जो नई कविताएं हमने बात की है कि इस तरह चीजें हैं, क्या कविता से वास्तव में समाज में परिवर्तन आपको अभी की नजर आ रहा है, वास्तव में हो रहा है, या ऐसा लगता है कि इससे हम बदल पाएंगे? इतना इम्पैक्टफुल जिस तरह का एआई वगैरह सब कुछ आता है। मैं आपको बता दूं, मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक माचिस के डिब्बे में जो तीलियां रखी हैं, वो तीलियां सहज ऐसे ही पड़ा हो तो हम समझते हैं कि इसमें कुछ नहीं, लेकिन उस प्रत्येक तीलियों में आग लगाने की क्षमता है। तो हमारी जो कविता है, हो सकता है हमने जो लिखा है आज वो सुसुप्तावस्था में हो, आज के समय में लोग उसकी प्रासंगिकता को न समझें, लेकिन एक समय आएगा, अक्षर कभी मिटता नहीं है, अक्षर शाश्वत है। तो हम जो लिख रहे हैं, हमारी लेखनी भी शाश्वत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज के समय में ये जो टेक्नोलॉजी का टाइम है, एआई का जमाना है, हम मानते हैं कि हमारी कविताएं आज उतनी जो है प्रखरता से समाज को बदलने की क्षमता उसमें आज के समय में ना हो, लेकिन एक समय आएगा जब वो कविताएं पढ़ी जाएंगी, उन कविताओं की पंक्तियों को लोग पढ़ेंगे और उससे प्रेरणा लेंगे, उससे कई कालखंडों में प्रेरणा ली जाएगी। आज अगर हम रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो कालजयी हो गई। आज लोग बातचीत के क्रम में उन पंक्तियों को शामिल करते हैं। जैसे अगर हम रश्मि रथी की तृतीय सर्ग की बात करें तो कई सारी पंक्तियां हैं जो कालजयी हैं,
उसको कोट किया जाता है। तो साहित्य में ये क्षमता है, वो आज के समय में ना हो सकता है आज पढ़ने वाले लोग कम हैं, कम लोग पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि उसकी प्रासंगिकता आज के समय में कम हो, लेकिन उसकी ऊर्जा उतनी ही है। वो किसी दिन वो कविता खड़ी हो जाएगी और समाज को दिशा दिखाने की क्षमता रखेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रवीण जी, तो एक और चीज़ जानना चाह रहा था मैं यहाँ पर कि इन कविताओं के संरक्षण हेतु जो हम और आप क्या कर सकते हैं? जिस तरह की कुछ पहल की जाए या उस तरह का? कविताओं को संरक्षित करने की जरूरत नहीं है, कविता खुद सक्षम है। मैंने पहले ही कहा कि अक्षर शाश्वत है और जो हम आप लिख रहे हैं, हमारी लेखनी भी शाश्वत है। तो कविताओं को संरक्षित करना किया जाए, ये बहुत जो है छोटी बात हो जाएगी। कविताएं खुद को संरक्षित करती है, कोई साहित्य को संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है, साहित्य खुद संरक्षित होता है। अपने आप में समर्थ है वो उतना समर्थ है कि वो खुद ही संरक्षित होती रहेगी और वो कई कई पीढ़ियों में लोगों के धमनियों में दौड़ती रहेगी कविताएं, और वो पंक्तियां, वो शब्द, और लोगों को उससे प्रेरणा मिलती रहेगी। चलिए, बज्जिका की कुछ पंक्तियां सुनाइए ताकि दर्शकों को भी पता चले बज्जिका में क्या हो रहा है भाई। बज्जिका तो हमारी मातृभाषा है और बहुत अनोखी भाषा है। बज्जिका में मैं आपको कुछ कविताएं सुनाता हूँ। मेरी एक कविता है, कौन रहैया गाँव में। कौन रहिए गाँव में, कौन रहैया गाँव में, बड़ पीपर के छाँव में। आहा, क्या कौन रहैया गाँव में, बड़ पीपर के छाँव में। पढ़ लिख गेलन बाबू भेलन, पढ़ लिख गेलन बाबू भेलन, गाँव घर छोड़ के शहर गेलन। बाप दादा के बेचलन खेती, औरी कौड़ी के भाव में। कौन रहैया गाँव में। सबतर के इनार भड़ायल, सबतर के इनार भड़ायल, सझिया के घोड़ा बुतायल। सबतर के इनार भड़ायल, सझिया के घोड़ा बुतायल। केकरो न कोई हाल पुछैया, सब है अपना दाव में। कौन रहैया गाँव में। विद्यालय स्कूल बनल है, विद्यालय स्कूल बनल है, अंग्रेजी के भूत चढ़ल है। बुलहू में लजाइत है सब, गाँव के भाषा गाँव में। कौन रहैया गाँव में, बड़ पीपर के छाँव में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एगो कविता और अपने के सुनवैले बज्जिका में, हास्य व्यंग। स्वागत। कविता का शीर्षक है, देख रे बेटा नेता बनी है। देख रे बेटा नेता बनी है, बात तू हमर इतना मनी है। पढ़ लिख के तू की करबे, पढ़ लिख के तू की करबे, हम की कैली जे तू करबे। एमए पास चचा के लेखा, दिन के मारे तू न कनी है। देख रे बेटा नेता बनी है, कि देश के सच्चा पूत है नेता, देश के सच्चा पूत है नेता। ईश्वर के जैसे दूत है नेता, पाक साफ खद्दर में लपटल, अपना के अवतार तू जनी है। देख रे बेटा नेता बनी है, कि सुख सुविधा आराम बहुत है, सुख सुविधा आराम बहुत है। मान असम्मान बहुत है, सबके ऊपर बढ़ चढ़ के खूब रोब दाब तू तनी है। देख रे बेटा नेता बनी है, कि 60 बरस तक नौकरी करबे, 60 बरस तक नौकरी करबे, तैयो न पेंशन भत्ता पैबे। एक दिन ला बनके नेता, सब दिन दूध मलाई छनी है। देख रे बेटा नेता बनी है, कि महंगाई के मुंह खुलल है, महंगाई के मुंह खुलल है, कामगार के मुंह सुखल है। खेती बाड़ी के चक्कर में भूखे प्यासे टह न हनी है। देख रे बेटा नेता बनी है, कि बस चमचागिरी सीखे पड़तो, बस चमचागिरी सीखे पड़तो। झूठ फरेब त झीके पड़तो, आ धोखाधड़ी है बहुत जरूरी। एकरा तू रग रग में आनी है। देख रे बेटा नेता बनी है। अंतिम है, कि जात पात के जहर तू घोली है, जात पात के जहर तू घोली है। ऐसन ऐसन बात तू बोली है, मंदिर मस्जिद के बना के मुद्दा, धर्म के नाम पर राड़ तू ठनी है। देख रे बेटा नेता बनी है, देख रे बेटा नेता बनी है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो लगे हाथ में चाहूंगा कि कुछ मैथिली के ऊपर भी कुछ बात करें। मैथिली की कुछ कविताएं आपने जो रखी हों। मैथिली से भी मुझे उतना ही स्नेह है, लगाव है, जितना अन्य भाषाओं से है। कविता का शीर्षक है, देखो कोना समय बदलई देश। गाम समाज के पूछू नहीं बात,
एक बक्के भ गेलै सभे जमात, गाम समाज क पूछो नहीं वाह बात, वाह एक बग्गे भ गेलै सभे जमात, भाइये से भाई एतऽ लड़ैत अछि, देखू कोना समय बदलैत अछि। बाप के कहल नहीं बेटा मानैया, बाप के कहल नहीं बेटा मानैया, बाते बाते में आंख तरेरैया, न जाने केहन पाठ पढ़ैत अछि, देखू कोना समय बदलैत अछि, देखू कोना समय बदलैत अछि। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपने आज जो बहुत सारी बातें रखी कविताओं के संबंध में, गीतों के संबंध में, हम चाहेंगे कुछ और मुक्तक वगैरह भी कुछ आप सुनाएं। जी, मैं कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। हम्म, एक कविता में ही मैं सुनाता हूँ। जीवन पथ पर चलते जाते, मंजिल पाने को मत वाले, मन में एक संकल्प लिए, नव जीवन का कल्प लिए, वही देह वही रुधिर प्राण, प्रणसाध निज बनता महान, पर्वत सा वक्षस्थल विशाल, लोचन सम लगते सागर ताल, हृदय में झंकृत तार लिए, नभ के जैसा विस्तार लिए, साक्षी है जिसका आदिभूत, क्रांति का है वह अग्रदूत, श्रम का न कभी अभिमान करे, नित स्वेद सहित स्नान करे, विप- विप्लव से न घबराता है, जो दुख का भार उठाता है, शोणित का तिलक लगाता है, जो नहीं सुधा का पान किया, उसने जीवन अवदान दिया, जो समय के साथ व्यतीत हुआ, वही भू पर कालातीत हुआ, भूमंडल की वो दिव्य शान, शत शत उस पौरुष को प्रणाम, शत शत उस पौरुष को प्रणाम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो दर्शकों, आप जो देख रहे थे, अभी हमारे साथ एआरपी स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्रा, और इनसे चर्चा और भी हम लोग आगे करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया इसके लिए, बहुत बहुत सादर।